हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक के हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है और पी ब्लॉक के हमारा 13 एंड 14 ग्रुप। मीन्स हम 11th क्लास का जो हमारा सिलेबस है हम उसे कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एक साथ दोनों एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप और दोनों ग्रुप पी ब्लॉक के दोनों की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका देखेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दीजिए, फर्स्ट पीरियड को, सेकंड पीरियड से बात करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और यहाँ पर हम सिक्स। हम सेवन वाले को भी नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट वाले पीरियड को किस लिए नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में केवल दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, क्योंकि उनमें हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो हम यहाँ से सेकंड पीरियड से बात करेंगे। अब सेकंड पीरियड में अगर हम देखें तो ये हमारा पीरियड है, यहाँ पर पीरियड वाइज हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद पीरियड के बाद हम यहाँ पर ग्रुप देखेंगे। ग्रुप में अगर हम बात करें, सॉरी, पीरियड हमारा इस तरीके से इस साइड में हम देखेंगे, पीरियड वाइज ऐसे ऐसे हमारा चलेगा ये। ग्रुप में हम नीचे की तरफ डाउन में आएंगे। अब ग्रुप में हमारा आएगा, सेकंड ग्रुप में हमारा पहला एलिमेंट अगर हम देखें तो हमारा आता है लिथियम, इसके बाद हमारा आता है सोडियम, फिर हमारा आता है पोटेशियम, फिर हमारा आता है रुबिडियम, इसके बाद हमारा आता है सीजियम। फ्रेंसियम नहीं ले रहे हैं साथ साथ में का। इसके बाद हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये, सॉरी हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर सेकंड ग्रुप हम यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं, हमें बीच में थोड़ी सी जगह चाहिए। सेकंड ग्रुप अगर हम यहाँ लिखें, सेकंड ग्रुप में हमारा आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। रेडियम यहाँ पर आता है, रेडियम हम नहीं लिख रहे हैं, रेडियम की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड के बाद हमारा 13 ग्रुप अगर देखें तो 13 ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप के बारे में अगर हम यहाँ लिखें तो हमारा हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, और इसके बाद हमारा आता है गैलियम, इसके बाद ये इंडियम और थैलियम। 14 ग्रुप की बात करें, 14th ग्रुप, अब 14th ग्रुप में आता है हमारा कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लेड। इस टाइप से हम यहाँ पर इनमें 6 पीरियड तक के एलिमेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो फर्स्ट पीरियड के हमारा ये हो जाएगा, थर्ड का ये हो गया, फोर्थ का हमारा ये बन जाएंगे, उसके सीध में जो आएंगे, एंड फिफ्थ का इसके सीध में जो आएंगे, और सिक्स का ये वाले सीध में जो जाएंगे, सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना, हमें इनके एटॉमिक नंबर को देखना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें 8 ऐड करो तो ये आ जाएगा सोडियम का, इसमें फिर 8 ऐड करो तो आ जाएगा इसका पोटेशियम का, इसमें फिर आपको 18 ऐड करना है तो किसका आ जाएगा, 37 हो जाएगा। इसमें फिर से 18 ऐड करना आपको तो किसका आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जी। यहाँ पर 11 हो गया, ये 3 हो गया, 11 हो गया, ये आपका एटॉमिक नंबर इस तरीके से आप निकाले, 3, 11, 19, 37, 55। उसके बाद इसमें 18, 32 और ऐड करेंगे तो 87 आ जाएगा फ्रेंसियम का, उसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम क्या करते हैं, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका दे देते हैं। पता है हमें 3 इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया, 3 एटॉमिक नंबर पता चल गया। तो ये 1s2 और ये आपका हो जाएगा 2s1, 1s2 और 2s1 आ गया हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ पर। तो ये 1s2 एंड 2s1 हो गया, ठीक, 2s1। यहाँ पर हम देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ पर हम देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। यहाँ पर देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और इसके बाद हो जाएगा 3d10, 4s2, 4p6 एंड 5s1। इसकी हम बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और आपका हो जाएगा 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, और ये हो जाएगा 5s2, 5p6,
और यहाँ हो जाएगा बेरियम के थोड़ा सा हम साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ बेरियम लिख दे रहे हैं 5p6 और इसके बाद हमारा लास्ट में आ जाएगा 6s1। यहाँ गिनती करके देख लेते हैं, सभी का चेक कर लेते हैं एक बार। ये 3 हो गया, ये 6 4 10 और एक 11 हो गया, यहाँ 6 4 10 दोबारा 6 18 1 19 हो गया, ठीक है भी है। 6 4 10 दोबारा 6 18 10 28 29 30 6 36 1 37, ये भी सही है। 6 4 10 दोबारा 6 18 10 28 28 30 30 से 36 10 46 और 46 47 48 49 50 5 55 55, ये भी ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है यहाँ पर ये वाला जो है, इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, ये 55 वाला जो सीजीएम के बारे में है, ठीक है। सीजीएम वाले में हमें देखना और रुबिडियम के बारे में देखना है, ये रुबिडियम एंड सीजीएम, इनमें हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा काम आएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखना 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 होता है, इसको लिखोगे केवल 1s2। तो ये वाला यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का लिख दिया, इसके बाद हम यहाँ लिख दें 2s1। इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या सीधे सीधे ये वाला नियॉन का हो गया, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें 3p6 तक, नियॉन के बाद हो जाएगा ये आर्गन 18 आएगा, तो 18 आर्गन, ये हो जाएगा हमारा 4s1। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की बात अगर करें तो आर्गन के बाद हमारा 38 तक आएगा, 38 का मतलब हो जाएगा क्रिप्टन आ जाएगा हमारा, और क्रिप्टन के बाद हमारा हो जाएगा ये सीधे सीधे 5s1। यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक बात करूं 5p6 तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये आ जाएगा ये 54 और ये 54 हमारा आएगा जीनॉन का होता है एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा जीनॉन 6s1। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का दे सकते हो, और हम यही यूज करेंगे। एक बार मैंने इतना बड़ा आपको इसीलिए बताया था, थोड़ी सी गैपिंग लिया था कि हमें एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना देना, फिर इसी का एप्लीकेशन करते हुए हम इनका फटाफट लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इनका लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका आएगा 4, पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से इसका 5, इसका 6 ऐसे बढ़ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 11 है तो इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 13, ये हो गया 14। यहाँ पर आपका 80, ये कितना है 19 है तो ये हो गया 20, और ये हो जाएगा आपका जी। अब 20 के बाद में हमारा थोड़ा सा बीच में यहाँ पर गैपिंग आती है, यहाँ पर डी ब्लॉक आ जाता है, तो स्कैंडियम टेलुरियम होता है, वेनेडियम होता है, तो बीच में यहाँ पर गैपिंग आ जाती है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखना क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 1s2 आएगा और ये 2s2 आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या लिख दो, यहाँ लिखो जी हीलियम 2s2 हो गया। यहाँ पर हीलियम के बाद क्या आता है नियॉन, ऐसे नियॉन लिखो, और यहाँ 3s2, यहाँ 3s1 था, यहाँ 3s2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा हमारा कैल्शियम का अगर हम देखें यहाँ पर, तो हीलियम नियॉन आर्गन आएगा 18, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4s2, 18 19 20 हो गया इसका। यहाँ पर आर्गन के बाद क्या आता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा 5s2, ये हो जाएगा 5s2, और इसके बाद क्रिप्टन के बाद हो जाएगा जीनॉन आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिख दो 6s2, बात खत्म। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद देखिए जीनॉन 6s1, यहाँ जीनॉन 6s2 हो जाएगा। सेकंड का 13 का बनाना है तो 5 है, इसका एक बार लिख के देख लो 1s2 2s2 2p1 है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख दो हीलियम 1s2 का हीलियम होगा, यहाँ लिख दो 2s2 2p1। इसका क्या हो जाएगा हीलियम के बाद यहाँ लिख दो नियॉन, और ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 3s2, और ये हो जाएगा 3p1। हीलियम नियॉन आर्गन यहाँ लिख दो, आर्गन है, आर्गन के बाद आपका हो जाएगा ये 4s2, यहाँ लिख दो 4p1। यहाँ पर इंडियम का हो जाएगा हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, यहाँ पर लिख दो 5s2, ये 5p1। ये हो जाएगा जीनॉन, यहाँ पर हो जाएगा 6s2, और ये हो जाएगा 6p1। इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गया। कार्बन का दिखाना है तो कार्बन का लिख दीजिए 6 है, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। देखिए यहाँ पर p में 1 था, p में 2 हो गया। 13 के 14 के बाद 15 में यहाँ पर 2p3 हो जाता। तो यहाँ पर भी लिखना है आपको हीलियम, हीलियम के बाद 2s2 2p2, हीलियम के बाद यहाँ पर लिखना है नियॉन, ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3p2। हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन हो जाएगा सीधे आर्गन,
ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 4p2, और यहाँ पर हो जाएगा हीलियम आर्गन क्रिप्टन हो जाएगा, क्रिप्टन के बाद हो जाएगा हमारा ये 5s2, और ये हमारा हो जाएगा 5p2, और ये हमारा लेड का अगर हम दिखाएं तो हो जाएगा जीनान, और ये हो जाएगा 6s2, और यहाँ पर 6p2। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, और यहाँ पर ध्यान रखने के बाद एक आपको जो है इस जगह पर यहाँ पर देखना है 6s2 6p1, ठीक। अब देखना, ये इतना बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप से आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कहा था ये वाले को ध्यान रखना, आपको इसको ध्यान रखना, नीचे के दो इधर हो गए, और इधर आपका लेड का यहाँ देखना, हमें लेड में देखना है क्योंकि इसका अभी हमें एप्लीकेशन आगे आएगा, तो इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो से हमें देखना है। अब क्या करना है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम अगला टॉपिक जस्ट इस पे चलेंगे, तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो हो जाएगा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेते हैं, जो है सेकेंड पॉइंट। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को उसके गैसेस स्टेट में ले आइए, एक सिंगल एटम के फॉर्म में लाइए, और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे सोडियम है, यहाँ पर सॉलिड है, इसको पहले गैस स्टेट में ले आओ तो सोडियम गैस हो गया। अब क्या करना है, इस सोडियम गैसियस स्टेट से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसे आयोनाइज गैसियस स्टेट में ले आ दीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दीजिए। जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल करके, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है आपको, तो n प्लस से मान लीजिए आपको n+2 करना है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल करके, तो अब की बार जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो देखेंगे उसे बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जनरली देखा जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा उसी एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और सेकंड से ज़्यादा उसी एलिमेंट की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आती है। इलेक्ट्रॉन को निकालना धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियस से नज़दीकी जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो कम होने लगती है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने पाएगा। तो ये तो हमारा एक जनरल ट्रेंड हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। अब इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम देखना है हमें कि ग्रुप में और पीरियड में किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर हम बात करें जनरली, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनकी साइज बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ पर देखिए क्या हो गई, फर्स्ट सेल है और ये दूसरी सेल हो गई, और इसके बाद तीसरी सेल हो गई। सेल की संख्या बढ़ रही है। यहाँ देखिए फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल में आया, ये फोर्थ सेल आया। सेल की संख्या बढ़ रही है भाई, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं। फिफ्थ में आप देखोगे, फिफ्थ में 5 सेल होते हैं। देखो पीरियड वाइज जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये कहता है कि सेकंड पीरियड का मतलब 2 सेल वाला, थर्ड पीरियड का मतलब 3 सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ का मतलब 4th सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही बनाया ही गया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और आपका जो है फिफ्थ में देखेंगे तो फिफ्थ एक यहाँ पर, ये दूसरी सेल हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, ये देखिए ये चौथी हो गई, और ये पांचवा हो गया पांचवी सेल। तो 5, छठे में 6, सातवें में 7 सेल होते हैं। तो इस तरीके से सेल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखना क्या है कि इस रुबिडियम का जो न्यूक्लियस है, इससे इस 5s1 की डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, बीच में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका रिपल्सन भी बढ़ेगा। तो इसके न्यूक्लियस से इस 5s के अट्रैक्शन फोर्स, उसको खींच के रोकने की जो क्षमता वो कम हो जाती है। इसका मतलब इसके इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इससे कहीं ज़्यादा कंडीशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जानी चाहिए। आप कहोगे कि यहाँ से सीजियम का जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो 55 के नियर अबाउट है, 55 है यहाँ पर। ये 6s1 वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, रोक रखेगा भाई मत जाओ, लेकिन उसके लिए बीच में जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, ये भैया परेशान करते हैं, एक दूसरे में रिपल्सन होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। तो इस वजह से इनका इफेक्ट उसके पास तक नहीं पहुंच पाता, बहुत कम पहुंचता है, इसलिए वो आसानी से जा सकता है।
यहाँ की बात करो तो 2s1 को न्यूक्लियस से हटाना है, बहुत नजदीकी है, तो यहाँ से आसानी से नहीं निकाल सकते। तो एक जनरल ट्रेंड जो होता है वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब डाउन द ग्रुप जाते हो तो पीरियड की संख्या बढ़ने से सेल साइज बढ़ती जाती है, सेल की संख्या बढ़ती जाती है, रिपल्सन बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो उस वेरिएशन के बारे में भी हमें ध्यान से समझना है। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है इस जगह पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो चल जाता है सिस्टम ठीक ठीक। अभी जैसे हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम का, और लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है, और रुबिडियम के बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं सीजियम है। इनमें अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमारा सीक्वेंस होता है घटने का, वो बिल्कुल इस तरीके से सही से फॉलो हो जाता है, यहाँ पर चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस कंडीशन में। यहाँ पर क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऐसे चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं इस सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर जब आते हैं तो देखना क्या आएगा कि यहाँ पर सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो 4d, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखना सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सीजियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम अगर यहाँ पर बेरियम में आते हैं तो बेरियम वाले के साथ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, जिसको थोड़ा सा हटा के हम वहाँ पर आते हैं फिर। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इस सिचुएशन में। ये फर्स्ट ग्रुप का तो हमारा ठीक ठाक सही से निकल गया। लेकिन अब सेकंड ग्रुप में अगर हम आते हैं, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अगर हम बेरियम के बाद रेडियम भी लेके चलते तो रेडियम से बेरियम का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। वैसे अगर हम इतना का लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बेरिलियम ही रहेगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो ये सिस्टम हमारा ऐसे ही चल रहा है यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर इतने में लेके अगर आप चलोगे जैसे हमने यहाँ तक लिया था तो ये तो ठीक रहेगा ऐसे। लेकिन अगर आप कोई आपसे कह दे नहीं जी बेरियम के बाद रेडियम भी आता है, रेडियम को भी हमें बताओ, तो यहाँ पर जानते हो क्या होता है, तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेडियम को यहाँ पर आप लगा दोगे और यहाँ बेरियम नीचे हो जाएगा। बेरियम में ज्यादा मेटालिक नेचर आ जाता है, रेडियम में मेटालिक नेचर कम होता है। इसमें थोड़ा सा रीजन ऐसा होता है कि आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा इनके बीच में दिया गया है, इनके बीच में दिया गया है, तो यहाँ पर भी देख लेंगे। अगर मैं सीजियम और फ्रेंसियम में आप कह रहे हो वहाँ ले रहे हो तो यहाँ भी बता दो। तो अगर इसमें लेके चलोगे तो फ्रेंसियम का यहाँ पर हो जाएगा, फ्रेंसियम से ज़्यादा इसका होगा। लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है। चेंज होने के पीछे रीजन ये है कि जब हम बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ शुरुआत करते हैं तो बेरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखो किस पीरियड का था, ये 6 पीरियड का था। 6 पीरियड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। मींस जैसे ही 6s1 के बाद आप 6s2 आते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके ये जो 3d और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो रहे हैं, इनकी वजह से एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो इनका शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। बस समझ जाइए कि बेरियम से कहीं ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है रेडियम की, जबकि कम होनी चाहिए थी। अब हम उसके बाद अगर देखें 13 ग्रुप में, यहाँ पर 13 ग्रुप में आ जाए हम। 13 ग्रुप में एलिमेंट में हमारा हो गया, बेरिलियम का हो गया, ठीक है जी। तो 13 ग्रुप एलिमेंट में आ जाए। 13 ग्रुप के हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर से हटा दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी में, आयोनाइजेशन एनर्जी में जब हम यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ पर बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर जब आप शुरुआत करते हो तो सबसे पहले यहीं पर 3D की एंट्री होती है, मतलब 3D कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ शुरुआत हो जाता है। सेकंड मतलब 13 ग्रुप की शुरुआत होती है तो 3D, इसको बोलते हैं 3D। एक तरीके से स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, वही गैलियम से शुरुआत होता है, ठीक। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बदल जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पर गैलियम में आता है, गैलियम में सबसे पहले स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है, मतलब 3D, यहाँ से 3D की स्टार्टिंग होती है, 3D ट्रांजिशन होता है यहाँ पर। 3D ट्रांजिशन का मतलब सबसे पहले जब 3D में इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरुआत होते हैं तो उसमें गैलियम वाला ही आता है, जिसमें 3D, यहाँ पर 3D10 के बाद आता है गैलियम का। अगर गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3D10 के बाद आएगा ये आर्गन के तक हम देखेंगे तो 3D10 के बाद 4s2 4p1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ 3D होने की वजह से, और यहाँ पर 4f में वही 4f14 होता है इस जगह पर, जिसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो 12th में आप पढ़ोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4f14 और यहाँ 3D10 हो जाता है, क्योंकि 3D10 पहले भरता है 4s से पहले 3D10। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6s वाले से इसमें आ जाएगा 4f14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होता है। तो इसके फिल होने से क्या होता है कि इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस से बाहर में जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे 6s2 और 6p1, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बना रहता है। मतलब ये 4f वाले इसको सील्ड नहीं कर पाते। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर वो अच्छे से न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे तो बाहर वाले पर अट्रैक्शन नहीं लगने पाएगा। लेकिन ये 4f का सील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, s का सबसे ज्यादा, p का उससे कम, d का उससे कम, f का सबसे कम। तो 4f में यहाँ एंट्री हो जाने की वजह से बिल्कुल सील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। यहाँ 3D में होने की वजह से कुछ सील्डिंग इफेक्ट कम हुआ। तो जानते हो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जंप कर जाएगा, बोरान के बाद इसी का दूसरा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस देने लगेंगे तो बोरान के बाद सीधे सीधे थैलियम आ जाता है। कहता है जी मैं सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देना चाहता है, इससे बोरान तो है, बोरान का फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर यहाँ पर देखेंगे हम ये वाले में, ये इसकी साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के करीब होता है, ये उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इसके बाद का नंबर अगर देखें तो थैलियम आ जाता है। थैलियम के बाद अगर हम बात करें, देखिए अब एल्यूमिनियम था, गैलियम है, गैलियम जाता है, ये 3rd नंबर पे आ जाता है। कहता है गैलियम कि भैया जी चलिए थैलियम आप मुझसे ज्यादा हो तो आप जाओ, लेकिन अब हम गैलियम वाले यहाँ पर आ गए। अब गैलियम के बाद अब आ जाएगा एल्यूमिनियम, और सबसे मारे जाते हैं बेचारे इंडियम। तो इस टाइप से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमारा सीक्वेंस होता है वो ये हो जाता है। तो यहाँ पर चेंज हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस हमारा गड़बड़ होता है कहाँ पर, ये हमारा 13 ग्रुप में आ जाता है। 13 ग्रुप में जब हम आते हैं ना तो 13 ग्रुप में हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है। तो ये 13 ग्रुप का हो गया। अब 14 ग्रुप में अगर हम बात करें तो 14 ग्रुप का जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस आ रहा है वहां पर केवल एक जगह पर आता है, थोड़ा सा इनमें बदलाव हो जाता है। लेड भी उसी का है, देखिए लेड भी 4f14 का ही मारा हुआ होता है। यहाँ पर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद इसका उतना इफेक्ट नहीं रह जाता। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हम अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में चलें तो कार्बन है, उसके बाद हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद हमारा यहाँ पर जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद आ जाएगा लेड, और सबसे नीचे चले जाएंगे साहब टिन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस हो गया। ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, किस टाइप से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी चेंज होगी। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे 1 मिनट हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देख लिया, इसके बाद हमारा जो आएगा सेकेंड, और सेकेंड के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट तो हमने देख लिया, अब आ जाइए सेकेंड। अब अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर इनमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी खुद का आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करें, अब एक दूसरे से कंपेयर करें, मतलब हमारे यहाँ पर कंपैरिजन ये करना है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ एक बात और कर लेते हैं ये, ठीक है।
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और इसके बाद हमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसका चेक करना है जी? सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ग्रुप, ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, और यहाँ अगला हमारा हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ग्रुप। इसके बारे में अगर हम बात करें, सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो आपस में तो ये है रिलेशन, इनके बीच में क्या है ये हमें देखना है। इसका मतलब अगर मैं इनके बीच में कंपेयर करूं तो सीधे सीधे भैया हमारा क्या आ जाएगा, इससे ज्यादा इसका होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब हमारा हो जाएगा लिथियम, यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है बेरिलियम से, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, ठीक है। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हो गया। और हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम और बोरॉन से अगर बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा अगर बेरिलियम और बोरॉन से बात करें तो बेरिलियम है, यहाँ बोरॉन है। बेरिलियम और बोरॉन के बारे में बात करेंगे तो बेरिलियम और बोरॉन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, यहाँ पर ये ज्यादा हो जाती है बोरॉन से, ध्यान रखेंगे। यहाँ पलट गया, अब बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बात करें तो अगला हमारा बोरॉन और कार्बन का है, तो बोरॉन एंड कार्बन में फिर से ये हो जाता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम हमारा अगर देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड एंड 13, ये हो जाएगा 13 एंड 14। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हमारा ये आता है, ये हटा दिया हमने, यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पीरियड वाइज अगर आप बात करो तो इस टाइप से होता है। लिथियम का बेरिलियम से ज़्यादा होता है, बेरिलियम का बोरान से, फिर बोरान का कार्बन से कम होता है। मतलब ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप से चेंज होता है यहाँ पर, पीरियड वाइज आप पढ़ते होंगे इसको। अब हमें क्या करना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, इन्हीं की अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर यहाँ देखें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये उलट जाता है, ये सिस्टम उलट जाता है। मतलब अब यहाँ पर हमारा बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, लिथियम से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब देखना क्या है, ये वाला बोरॉन का यहाँ पर ज्यादा था, तो अब बोरॉन का यहाँ पर एक तरीके से कम था, अब बोरॉन का ज्यादा हो जाएगा बेरिलियम से। अब यहाँ पर बोरान और फिर कार्बन के बारे में बात किया गया, तो बोरान और कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख के चलेंगे तो अभी हमारा क्या हो रहा था, कार्बन का ज़्यादा था, बोरान का कम था। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बार हम चेक भी कर ले रहे हैं, मीन्स अब हमारा ये इस टाइप से सीक्वेंस चेंज हो जाता है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको आप समझ लीजिए किस टाइप से ये चेंज हो रहा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनके बीच में कैसे चेंजिंग आ रही है। देखिए क्या, हम पहले यहाँ लिथियम लिख देते हैं, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरान है, कार्बन है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ देखना बाहरी सेल में 2s है, एक इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल नहीं है। यहाँ बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है। ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुलफिल भी नहीं, हाफ फिल है। यहाँ पर देखिए 2s में, यहाँ पर 2s तो फिल है लेकिन 2p वाला ये भी फुलफिल नहीं है। यहाँ पर देखना 2s2 फिल है लेकिन 2p वाले में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी फुलफिल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो जो कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी और इसकी कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए P2 है, P1 है, तो ये बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। इसका मतलब हम अगर एक ट्रेंड देख कर चलें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम। ये एक मिनट, यहाँ पर सबसे अगर हम कम देख कर चलें तो हमारा हो जाएगा लिथियम सबसे कम है
और लिथियम से ज़्यादा आपका हो जाएगा बोरॉन, और बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगा बेरिलियम, और बेरिलियम से ज़्यादा होगा कार्बन। ये हमारा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस था। ये अलग अलग था, हमने एक साथ इसको यहाँ दिखा दिया। अब जब इसी सेकंड में इसी की बात करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब अब आप इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, मतलब यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये ऐसा हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अब ये 2s1 हो गया, तो फुलफिल वाले सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पर देखना, अब ये 2p गायब हो गया, 2p खत्म हो गया, अब केवल 2s2 रह गया। यहाँ पर 2p2 में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अब ये हो गया 2pn। मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर अब फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जब ये फुलफिल हो गया, अब ये फुलफिल नहीं रह गया। अब अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लिथियम की ज्यादा हो गई किससे भैया? बेरिलियम से। और बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन तो है ही, फुलफिल है, तो बेरिलियम से ज्यादा अगर हम बात करें तो बोरॉन है। देखिए इस टाइप से। और बोरॉन से यहाँ पर देखिए बोरॉन है यहाँ पर, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, भैया यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तो देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जो है न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है, इनके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पर फुलफिल था तो उससे कम हो गया था, लेकिन ये फुलफिल है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो आपका बोरॉन जो है इसका न्यूक्लियस का भी चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन से ज्यादा। इस टाइप से सेकेंड आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा सा इनमें एनर्जी का गैप हो सकता है, बोरान और इनका लगभग बराबर हो, या थोड़ा सा कार्बन का भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये आपका ट्रेंड है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारा ये ट्रेंड हो गया, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ओके जी, इनके हमारे सेकेंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमने देख लिया। अब आते हैं, ये पीरियड वाइज था, एक्चुअल में हमने ग्रुप वाइज पढ़ा था, पीरियड वाइज भी देख लिया। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई सॉलिड मटेरियल है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको मेल्ट कर रहे हो, आप उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ले आ रहे हो, तो मेल्ट करना होता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कितनी टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा आपको कौन कौन सा ग्रुप, हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा, सेकेंड, 13 और 14, ये हमारे 4 हैं, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पर, हमारा सेकेंड हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो हमारा डाउन द ग्रुप, इसका जो एक ट्रेंड होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज। अब तो डिक्रीज कर रहा है तो लिख दो जी, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, यहाँ पर हो जाएगा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, और गैलियम है, इंडियम है, थैलियम, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और हो जाएगा टिन है, और लेड। ये हो गया हमारा, ठीक है, एक पास हो गया। तो सीक्वेंस ऐसे कर लेते हैं, सिलिकॉन है, यहाँ जर्मेनियम है, ये टिन है, ये लेड है, ठीक है, SN एंड PB। तो इस टाइप से हमारा हो गया SN एंड PB। थोड़ा साफ हो जाए इसे, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब देखना क्या हमारे यहाँ पर पढ़ना है इसके बारे में जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो हमारा ट्रेंड चलता है वो तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा आप कहोगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इसका हो जाता है लैटिस एनर्जी क्या है, इसके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इसका जो है, और एटोमाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी को, कि जैसे कोई बात है अगर वो कम से कम 10 चीज़ों पर अगर डिपेंड कर रहा है तो उनसे वो डिसाइड होकर रिजल्ट आएगा कि क्या होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको। तो इसको कोशिश करना कि इस स्टेप से मेमोराइज करने की कि इनका डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं, काफी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में जो हमारा सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड वाले को लास्ट में पटक दो उठा के। ये ध्यान रखना आपको कि सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट सबसे नीचे जाएगा। 13 ग्रुप का 13 एलिमेंट सबसे नीचे जाएगा। 14 ग्रुप का 14 एलिमेंट सबसे नीचे जाएगा। एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ जाना। अब इसका अगर मैं ट्रेंड यहाँ बनाऊं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम नीचे चला जाएगा तो इसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम के बाद स्ट्रेंशियम आ जाएगा, स्ट्रेंशियम के बाद बेरियम आ जाएगा, बेरियम के बाद रेडियम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेडियम, अगर हम दिखाएं रेडियम के बाद सीधे सीधे हमारा ये हो गया मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। वैसे एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि इस वाले में रेडियम वाले को हम यहाँ पर हटा के चलेंगे, रेडियो एक्टिव होता है तो रेडियो एक्टिव वाले को, इसका तो खुद ही अपना फिक्स नहीं होता, तो इसको बेरियम को यहाँ हटा के रखना। बाकी इन सबको देखिए सब में बराबर बराबर हो गया, सीक्वेंस में जितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 का सबके हैं। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम आ जाएगा। तो बेरियम के बाद सीधे सीधे क्योंकि रेडियम हमने हटा दिया है तो सीधे सीधे यहाँ लिख दो मैग्नीशियम। तो भैया ये सीक्वेंस हो गया मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पर, ये हमारा सेकंड हो गया। 13 में आ जाओ। 13 में यहाँ पर सबसे पहले बोरॉन लिखोगे, बोरॉन के बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखोगे, क्योंकि गैलियम नीचे चला गया है तो आपका इंडियम आ जाएगा। इंडियम के बाद यहाँ थैलियम आएगा और सबसे नीचे ये गैलियम सर्जी आ जाएंगे। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ये हो गया इसका 13 ग्रुप का। 14 ग्रुप में आपको आना है तो कार्बन लिखोगे, यहाँ सिलिकॉन आएगा और यहाँ पर आपका जर्मेनियम है। जर्मेनियम के बाद चूंकि टिन नीचे चला गया तो इसके बाद हो जाएगा लेड, और लेड के बाद यहाँ पर आ जाएगा टिन। इसका मतलब ये सीक्वेंस इस टाइप से आपका बन गया। तो डाउन द ग्रुप आपका जाने पर जो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। बस याद करने का तरीका यही है कि सेकंड वाले को नीचे करो, थर्ड वाले को सबसे नीचे, फोर्थ वाले को नीचे कर दो, बस सिंपल सी बात होगी। ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ओके जी। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम आते हैं अगला टॉपिक हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे हम ये वाला हटा दे रहे हैं और इन एलिमेंट को ऐसे ही लिखा छोड़ दे रहे हैं, जिससे हमें भी इनका यूज करना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हमें देखना है। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर दूं, गैलियम है, ठीक है। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो लिखा है मेल्टिंग पॉइंट को हटा रहे हैं यहाँ। अब हम लिख रहे हैं कि हमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है इन सभी का। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अब ये लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। लिक्विड स्टेट में आने के बाद अब इनकी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे कुछ नहीं है। अब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इनका लिक्विड स्टेट में किसी दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्शन कितना बढ़िया हो रहा है, मीन्स वंडर वाल्टर फोर्स किस टाइप का लग रहा है, पोलरिटी भी कुछ है या नहीं, एक्सेट्रा, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। लिक्विड स्टेट में आने के बाद अगर मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हमारा सही है, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ पर अगर हम आए तो फिर से देखना यहाँ कुछ उथल पुथल है, सेकेंड में ज्यादा उथल पुथल होती है। कैसे जी, मैग्नीशियम को उठाकर पटको नीचे, और ये नीचे वाला जो भाई साहब यहाँ पर थे इनको उठाकर पटको मैग्नीशियम की जगह पे बदल दो, ठीक है, बदल दो इनकी लोकेशन को, इसको उठा के यहाँ करो, इसको उठा के यहाँ लाओ, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सर जी, यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मेल्टिंग पॉइंट जैसे चल रहा है चलने दो। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना है, जो लास्ट के हमारे दोनों हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं करना, ठीक है।
बस केवल बोरॉन ये आपका जो दिया गया है इसी वाले में, मीन्स बोरॉन वाली जो फैमिली हमारी आती है, सॉरी बेरिलियम सेकेंड ग्रुप, इसी में चेंजिंग आती है। तो यहाँ पर क्या करना है जी, इसको इस तरीके से कर लो भाई। चलो अब यहाँ हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, अभी देखिए बोरॉन आ गया साहब, बोरॉन के बाद मैग्नीशियम हट गया तो ये कैल्शियम आ गए, कैल्शियम के बाद कौन से आ जाएंगे सर जी, स्ट्रोंशियम आ जाएंगे, स्ट्रोंशियम के बाद कौन से आएंगे सर जी, मैग्नीशियम आएंगे। इसका मतलब अगर आप बात करो तो जी सबसे कम अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हमारा मैग्नीशियम का आ रहा है। बाकी यहाँ का ये ट्रेंड बिल्कुल सही चलेगा, यहाँ का ट्रेंड बिल्कुल सही चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिला कि जो इनमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहीं पर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे कम है, बेरियम सेकंड नंबर पे है। और इसके बाद हम अगर हम बात करें 13 ग्रुप में तो वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। और 14 में भी देखें तो वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। केवल यहाँ पर इसमें ध्यान रखेंगे, सेकंड वाले में उल्टा पुल्टा कर देना। जैसे यहाँ मैग्नीशियम नीचे था, मेल्टिंग पॉइंट में मैग्नीशियम नीचे था, और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम नीचे पटको और मैं बेरियम को उसकी जगह पे ले जाके रख दो जी। हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी देख ली इसमें। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। साइज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। साइज ऑफ एटम, जो एटम है या एलिमेंट है उनकी साइज क्या होती है। देखिए क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो साइज घटती, अलॉन्ग पीरियड जाते हैं तो साइज घटती जाती है, लेकिन यहाँ बड़े हो जाती है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप यहाँ लेफ्ट से राइट जाओगे, ये आपका हो गया क्या, इनर्ट मीन्स 18th ग्रुप। 18th ग्रुप जो इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस का ग्रुप होता है वो वाले में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो साइज बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब जाते हैं ना तो ये वाली साइज उससे भी बड़ी हो जाती है, उधर से भी बड़ी हो जाती है साइज। पता नहीं साइज बड़ी दिख रही है नहीं, हाँ ठीक, मान बड़ी, ये छोटा थोड़ा कर देना उसको, इससे भी बड़ी साइज धीरे धीरे घट रही, वो अचानक से बड़ी हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये है हमारा कौन सा, लिथियम है। ये हमारा कौन सा है, यहाँ हीलियम, ऐसे समझो आप, ठीक है। लिथियम के बाद हीलियम, क्या लिथियम के बाद यहाँ पर हीलियम, लिथियम ये हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आता है ना, तो हाइड्रोजन का भी देख लो ना, हाइड्रोजन और लिथियम में दोनों में काम आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम पीरियड वाइज चलें तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, यहाँ लिथियम है और यहाँ नियॉन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो साइज ये घटती जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचोगे ये साइज सबसे बड़ी हो जाती है। मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो हाइड्रोजन और हीलियम की केस में बात करो, जो कि दो ही होते हैं, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। तो भैया जी ऐसे लिख लो, सीधी सीधी बात, हाइड्रोजन से हीलियम बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटनी चाहिए। लिथियम में अगर हम बात करें तो यहां से लिथियम तक, यहां पर देखना लिथियम है, ये हो जाएगा। इसके बाद बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन, अब इसके बाद नियॉन आएगा। ये हमारा सेकंड पीरियड की बात हो गई, ये हमारे फर्स्ट पीरियड की बात थी। तो सेकंड पीरियड में अगर देखें तो लिथियम की साइज बड़ी है, फिर बेरिलियम की है, फिर बोरॉन की है, फिर ये देखिए इस तरीके से साइज घट रही है। लेकिन अचानक से फ्लोरीन हम यहाँ पर जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं साइज बड़ी हो गई, मतलब सबसे बड़ी साइज इसकी हो गई। तो सबसे बड़ी साइज अगर इसकी हो गई तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, उसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दो। इसका मतलब उसको आपको सीधे सीधे यहाँ लिखना है नियॉन, और उसके बाद आप लिखोगे लिथियम, ऐसे हो जाएगा सीक्वेंस। इसका मतलब यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ बुला कर रख दो। तो यहाँ देखना क्या होगा, वहां से नियॉन उठ के जब यहाँ आ गया तो नियॉन हो गया, नियॉन के बाद लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, और उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यहाँ पर हो गया, ठीक है जी।
साइज का देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन का हीलियम ज्यादा है। हाँ, इसके बाद थर्ड पीरियड आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सब जितने भी आएंगे यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन सब में साइज डिक्रीज करेगी। साइज डिक्रीज करती है क्या? अलोंग पीरियड की अगर हम बात करें तो साइड यहाँ पर डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसके बाद थर्ड पीरियड हमारा कौन सा आएगा? ये हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा? सोडियम, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा कौन सा आ जाएगा? नियान के बाद ये आर्गन आ जाएगा। तो यहाँ का ट्रेंड भैया ऐसे ही रहेगा। ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब सोडियम पहला, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये 18 ग्रुप में आएगा। तो वहां पर उसकी साइज कम, मतलब इसके बाद डाउन द ग्रुप ऐसे ही सबके साथ ही चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारा इनर्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं ना, उनमें पहले और दूसरे पीरियड में उनकी साइज सबसे बड़ी होती है, तो उनको पहले लिख लेना, बाकी का ट्रेंड वैसे ही रहेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये ध्यान रखेंगे, डाउन द ग्रुप सेल की संख्या बढ़ती है तो साइज का एटम की साइज बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर था। तो हमारी ये साइज के बारे में हो गया। अब साइज के बारे में पढ़ने के बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर इनकी डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। साइज के बाद हम आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में क्या आता है भैया? डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तीन एलिमेंट ले रहे हैं, इन्हीं में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी तो सही रहता है। और यहाँ पर हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, और ये हमारा हो जाता है गैलियम, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, और ये हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। लिथियम और सोडियम में डाउन द ग्रुप, ये हमारा ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि सोडियम की ज्यादा हो जाती है पोटेशियम से, बट सोडियम की ज्यादा क्या हो जाती है? देखिए ऐसे होना चाहिए था ना, इंक्रीज करती है, इसका मतलब ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उलट गया, सोडियम का ज्यादा हो गया पोटेशियम से। ये सीक्वेंस यहाँ गड़बड़ हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, इससे इसका ज्यादा है, पोटेशियम से ज्यादा हो गया। यहाँ पर हो गया ये ज्यादा है, लेकिन इससे कम होना चाहिए था, ज्यादा हो गया। यहाँ पर इसके ज्यादा हो गया, बाकी इधर ज्यादा, यहाँ पर ऐसे ज्यादा, इस तरीके से चल रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे, अभी उसके पीछे हम रीजन देते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखें, इसका लिखने का मतलब हो गया हमारा मैग्नीशियम का कम होना चाहिए था कैल्शियम से, लेकिन मैग्नीशियम का ज़्यादा हो गया। यहाँ बोरान का कम होना चाहिए था एल्युमिनियम से, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ बोरान किसके ज़्यादा हो गया? एल्युमिनियम से ज़्यादा हो गया। इसके बाद हमें क्या होना चाहिए था? कार्बन का सिलिकॉन से कम होना चाहिए था, लेकिन कार्बन का ज़्यादा हो गया सिलिकॉन से। तो थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया, मतलब यहीं तक बदल रहा है, इसके बाद नीचे जाने पर नहीं बदलेगा। इन्हीं दो में, ऊपर के दोनों में ही जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके पीछे का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन होता है। रीजन कैसे होता है देखना, डेंसिटी ऐसा क्यों हो रही है, ऐसा चेंजेस क्यों आ रहा है। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यहाँ पर है, तो इसको आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का होता है 19, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। गिन लो कितना हुआ, 6 4 10 2 12 6 18 19, ठीक है जी। यहाँ देखना क्या हो रहा है
कि 4s इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर एक 3d ऑर्बिटल भी होता है ना, वो बैकेंट है, 3d खाली पड़ा है, 4s1 में इलेक्ट्रॉन चला गया, एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ये आपको पता होगा कि 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ बैकेंट है, मीन्स से खाली पड़ा है, बैकेंट हो गया। रूम तो है, स्पेस तो है, खाली पड़ा है। यहाँ पर ऐसा डी नहीं है कोई, 3s के बाद 3p आता है, फिर 3d, तो ये पहले से ही, मतलब जो खाली जगह है वो बाहर है, अंदर नहीं है। यहाँ खाली जगह अंदर पड़ गई, ठीक है, सेल जहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर है इधर है, बीच में बहुत सारी खाली जगह 3d की हो गई। तो ये जो खाली जगह होने की वजह से हो रही है ना, ये वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी आप पढ़ते हो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। भैया बीच में ये खाली जगह बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, बीच में बहुत सारा खाली जगह स्पेस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन जहाँ रख सकते हैं वहाँ पूरा खाली पड़ा है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यही रीजन होता है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम हो गई, इसलिए दैट्स व्हाई बिकॉज 3d vacant orbital are present in a potassium which decrease the density, means vacant orbital है। यही चीज मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी है। देखिए अब अगर हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की बात कर लें, तो मैग्नीशियम के लिए अब यहाँ पर क्या कर दो जी, यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए, ये मैग्नीशियम के लिए यहाँ लिख दो मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या लिख दो जी, कैल्शियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो जहाँ यहाँ पर आपका 3s1 था, 3s1, तो ये हो जाएगा 3s2। यहाँ जो आपका 4s1 था, ये हो जाएगा 4s2। बस इतना ही चेंज करना था। तो यहाँ 4s2 होने में भी तो 3d वैकेंट है भाई, 4s2 होने में भी तो 3d वैकेंट है। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी वही कहानी है कि यहाँ 3s2 हो गया, यहाँ 3d वैकेंट है, 4s2, तो 3d वैकेंट है होने की वजह से भी मैग्नीशियम और सोडियम के साथ में सेम कहानी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बेरियम का ज़्यादा हो गया, एल्युमिनियम से, कार्बन का ज़्यादा हो गया, सिलिकॉन से। तो भैया एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इनकी साइज बहुत छोटी है, डाउन द, अब देखो क्या, लेफ्ट से राइट जा रहे हो आप, लेफ्ट से राइट जाने पर बहुत साइज छोटी, साइज छोटी होने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम कम आएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो एक्सट्रीमली स्मॉलर साइज होने की वजह से यहाँ पर बोरान और कार्बन की ज्यादा हो जाती है एल्युमिनियम और सिलिकॉन से, क्योंकि एक तो आप लेफ्ट में चले गए हो, लेफ्ट में जितना जाते जाओगे रेडियस घटती जाएगी, तो साइज घटती जा रही है, साइज घटती जा रही है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है। तो यहाँ साइज इतनी कम है कि इनका जो वॉल्यूम है कम आ रहा है, मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो आना चाहिए, डेंसिटी, वो ज़्यादा आती है। इस वजह से बोरान, एल्युमिनियम और कार्बन और सिलिकॉन का होता है। बस इतना सा रीजन यहाँ आपको समझना है। वॉल्यूम के बारे में हो गया, डेंसिटी हमने डिस्कस कर लिया। डेंसिटी डिस्कस करने ये जनरल सभी ट्रेंड हैं, सभी 14 ग्रुप तक का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा साइज हो गया, मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर, इनका मेटालिक नेचर क्या होता है जी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेटालिक नेचर अगर हमें बात करना है तो मेटालिक नेचर में हमें क्या क्या पॉइंट देखना है। मेटालिक नेचर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट हैं, टूट गया सारा का सारा है। तो मेटालिक नेचर, ठीक है। अब मेटालिक नेचर में हमें क्या देखना है कि इनमें नेचर किस टाइप से इसका चेंज हो रहा है जी। देखना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये इस टाइप से अगर हम बात करें। अगला हमारा कौन सा आ जाएगा जी, अगला हमारा कौन सा जी आ जाएगा, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, हेलियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। अब देखना जी मेटालिक नेचर में ये सभी मेटल है, और डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ेगा। ऑल आर मेटल्स, सभी हैं ऑल आर मेटल,
ठीक है, ये सब सॉफ्ट मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल। ये वाले भी मेटल हैं, ये वाले भी, ऑल आर मेटल्स। अब मेटेलिक नेचर डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो मेटेलिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। यहाँ पर भी मेटेलिक नेचर की बात करें तो मेटेलिक नेचर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो डाउन द ग्रुप यहाँ पर भी मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर तो सबके साथ यहाँ पर इंक्रीज ही कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बोरॉन, ये बोरॉन की अगर हम बात कर लें, बोरॉन, और इसके बाद हमारा हो जाएगा कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। यहाँ से इतने जो हैं हमारे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, क्योंकि इधर जाने पे इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ने जाती है, इस वजह से मेटेलिक नेचर भी अब थोड़ा सा नॉन मेटल है। मेटेलिक नेचर तो कम है लेकिन नॉन मेटल है। यहाँ इनमें आते हैं तो हम कार्बन एंड सिलिकॉन में बात करते हैं तो ठीक है, नॉन मेटल में आते हैं यहाँ पर। और यहाँ जर्मेनियम हमारा जो आता है मेटलॉयड आ जाता है, और ये दोनों हमारे जो आते हैं ये मेटल होती है। तो कार्बन सिलिकॉन को हम एक तरीके से नॉन मेटल की कैटेगरी में ले जाते हैं। जर्मेनियम और इसमें इसको मेटलॉयड बोलते हैं, और इसका सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। और टिन और लेड जो है हमारे ये मेटल में आते हैं। तो ये हमारे 14 ग्रुप के हो गए, फर्स्ट, सेकंड, 13 एंड 14 के हो गए मेटेलिक नेचर और नॉन मेटेलिक नेचर, ये इनके हो गया। ये हमारा फर्स्ट का हो गया, हमारा सेकंड का है, ये हमारा 13 का है, ये हमारा 14 का है। इस तरीके से हमारा ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक नेचर भी हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रांजिशन एनर्जी पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और कलर ऑफ कंपाउंड देखते हैं तो कलर ऑफ कंपाउंड इजली है, उसे आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि किस टाइप का कलर होता है इनमें, ठीक है। लिथियम का कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है। और कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, मैग्नीशियम और बेरिलियम का कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल वाइट कलर में होते हैं, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सभी के बारे में इतना हमने डिस्कस किया एक साथ। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। इसमें हमने यहाँ कोशिश किया कि जितने भी हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एक चीज़ और हमें यहाँ पर लास्ट हमारा छूट रहा था, याद आ गया, क्या पढ़ना है, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, इधर इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर था। अभी 13 तक में भी आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आता है, लेकिन जब 14 में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक निगेटिविटी आने लगती है, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। यहाँ पर किसका किसका पढ़ेंगे, 14th ग्रुप का पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज और, 14 ग्रुप में एक चीज और आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे आप कहते हो। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर ये डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे अभी क्या होगा कि जो लेड दिया गया, लेड में वही मैंने कहा था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहता। यहाँ आपका जो है ये वाले में अगर देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को देने से नाराजगी शो करता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर पे, देखें पहले नंबर पे तो कार्बन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम अगर देखें तो लेड आ जाता है, किसकी वजह से, वही जी 4f14 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसे आप बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन,
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ऐसा चेंज हो जाता है, दूसरे नंबर पे चला जाता है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे कम यहाँ पर तो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद हमारा होता है यहाँ पर गैलियम हो जाएगा, जर्मेनियम कहा जाएगा। जर्मेनियम से ऊपर हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा टिन होता है। लगभग इनका बराबर होता है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो बराबर वाले का जो हमारा सीक्वेंस देना है उसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि इसको डाउन द ग्रुप में अजीब सा लगेगा। तो हम यहाँ कार्बन लिख रहे हैं और कार्बन के बाद हमारा आ जाएगा लेड। लेड के बाद यहाँ पर हमारा सबसे सिलिकॉन सबसे कम यहाँ पर दिखाएंगे, सिलिकॉन। उसके बाद जर्मेनियम, यहाँ पर ये जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम से इधर हम आ जाएंगे टिन। इनका लगभग इस टाइप से बराबर होता है। और ये कुछ सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, यहाँ से यहाँ सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। आप उल्टा कर देना, सबसे नीचे सिलिकॉन लेना, फिर इसके बाद ये, फिर ये, और इसको उठाकर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक। और कार्बन सबसे ऊपर है ही। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सीक्वेंस को उठा लेना, सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन, और लेड को उठा के ऊपर कर देना सबसे। तो इस टाइप से ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो हमारा है, कार्बन है, लेड है, और इसके बाद हमारा फिर टिन है, फिर जर्मेनियम है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो सिलिकॉन की है। तो इन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है लगभग सबका बराबर होता है। लेकिन कार्बन और लेड में, लेड का क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो सेकंड पार्ट का हमने वीडियो बनाया उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात किया है। और जैसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में है वैसे ही उसकी हैलाइड के बारे में भी होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि PbCl2 और PbCl4 में ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो वहाँ पर PbCl2 और PbCl4 में PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। सेम एज PbO2 और PbO में PbO इज मोर स्टेबल देन PbO2। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और साथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आप उसे बोलते हैं। तो आज तो हमारा इतना ही है। हमने कोशिश किया कि आपको इन सभी के बारे में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और 13, 14 ग्रुप की जितनी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक साथ हमने देख लिया। इसके बाद हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात आती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा जो हम देखेंगे, इसमें हमने 14 ग्रुप का वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 इन ग्रुप को एक साथ अरेंज किए हैं, और जल्दी ही वो भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे इस पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और ये भी है कि अगर आपको कुछ इसमें ऐड कराना है, कुछ और लगता है कि और अच्छे से हो सकता है, कोई कमी रह गई, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा यहाँ पर कुछ और हमें चाहिए। और अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को भी बताइए। थैंक यू।